हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल श्यामा साइनपो। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि गुप्ता एंड गुप्ता का हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज ये हाईवे इंजीनियरिंग का पहला लेक्चर है जिसमें हम 1 से 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स ऑनवर्ड्स हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हर एक लेक्चर में। तो चलिए इसका देख लेते हैं पहले कौन कौन सा सिलेबस है। और एक और बात, हाँ, अगर आप प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या तो वहाँ से देख सकते हैं या आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ से जाकर आप जो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया है, जो भी एसएससी जेई के क्वेश्चन का जितने भी मतलब सब्जेक्ट है उसके आप डिस्कशन किए हैं डिटेल में, मतलब कितना परसेंट क्वेश्चन आता है हर एक सब्जेक्ट में। तो चलिए इसके सिलेबस का बात करें तो हाईवे इंजीनियरिंग में पहला आता है हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो इसमें हम लोग हाईवे डेवलपमेंट का बात करते हैं। जो पुराने ज़माने में जैसे रोड होता था, रोमन रोड हो गया, ट्रेसिक्वेट रोड हो गया या टेलफर्ड रोड हो गया, तो जो भी पुराने ज़माने का रोड के बारे में हम लोग जानते हैं या इसमें पढ़ते हैं। सेकेंड हो गया आपका हाईवे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में जैसे लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। और इसमें वेलोसिटी, डिज़ाइन स्पीड, ये सब भी डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद इसमें एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। फिर आपका तीसरा होगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आप जनरली रोटरी डिज़ाइन, इंटरसेक्शन डिज़ाइन, आप उसके बाद डेंसिटी के बारे में कितना मतलब एक रोड पे मतलब कितना ट्रैफिक का वॉल्यूम होना चाहिए चाहे, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें एक और चीज़ आता है सिग्नल, टाइप्स ऑफ सिग्नल के बारे में भी पढ़ते हैं। रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक, व्हीकल का कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ते हैं। उसके बाद फोर्थ आता है हाईवे मटेरियल। तो इसमें हम लोग हाईवे मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, मतलब हाईवे जो भी रोड बनता है तो उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद पेमेंट डिज़ाइन आता है। तो पेमेंट डिज़ाइन में हम लोग पेमेंट डिज़ाइन करते हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट हो गया, आपका रिजिड पेमेंट हो गया। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में वही उसका डिज़ाइन के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रेसेज निकालते हैं डिफरेंट कंडीशन में। उसके बाद इसमें हाईवे मेंटेनेंस, जब रोड बनेगा तो कोई ना कोई थोड़ा डैमेज आएगा ही, तो कोई भी कौन सा मेंटेनेंस में मटेरियल यूज होता है, चाहे कैसे मेंटेनेंस किया जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं इसमें। तो चलिए अब थोड़ा सा इसका वेटेज भी जान ले सब्जेक्ट का। तो इसमें एसएससी जेई में देखते हैं तो इसमें 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है हाईवे इंजीनियरिंग का। और वही गेट में बात करें तो 8 से 9 नंबर या 10 नंबर वैरी करते रहता है थोड़ा बहुत। उसके बाद वही ईएसी की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन आता है। तो इसी तरह और कोई भी पीएससी के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जैसे यूपी पीएससी हो गया, उसका मतलब कौन सा सब्जेक्ट से कितना परसेंट क्वेश्चन आता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और कोई भी पीएससी मतलब यूपी पीएससी के अलावा और भी कोई भी एई का है, एई का एग्ज़ाम जो भी होता है अदर स्टेट वाला, उसका भी हर एक मतलब सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितना भी परसेंटेज का क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट का, उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नागपुर रोड प्लान फार्मूला वर प्रिपेयर्ड बाय एज्यूम, मतलब किस पैटर्न को एज्यूम करके नागपुर रोड प्लान बनाया गया था। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा रोड पैटर्न, मतलब कौन कौन सा 20 ईयर रोड प्लान है उसके बारे में पहले डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके पीछे का कंसेप्ट जानते हैं। मतलब 1927 में एक जयकार कमेटी का गठन हुआ था, उसके जो कि हेड थे जयकार, मिस्टर जयकार, इसीलिए उसका नाम ही जयकार कमेटी पड़ गया। और उसमें 24 मेंबर थे और एक मेंबर मिस्टर जयकार थे, मतलब टोटल 25 मेंबर हो गए। तो उसमें रिकमेंडेशन दिया गया था, जो कि 1 साल बाद रिकमेंडेशन दिया गया, 1928 में दिया गया। तो उस रिकमेंडेशन का एक पार्ट है 20 ईयर रोड प्लान। तो चलिए उस रिकमेंडेशन को भी देखेंगे, अगर क्वेश्चन के थ्रू हो गया तो हो गया, नहीं तो हाईवे इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाने के बाद
उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जो भी कंसेप्ट बच गया है, जो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू नहीं कर पाए हैं, उसको अलग अलग वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, जिसमें कि नागपुर रोड प्लान उसको बोलते हैं, या फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान। फिर सेकेंड 20 ईयर प्लान बॉम्बे रोड प्लान। फिर थर्ड 20 ईयर रोड प्लान लखनऊ रोड प्लान। तो इसमें यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उसका ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। ड्यूरेशन आप देख सकते हैं कि पहला का आपको 1943 से 1963 मतलब 20 ईयर। फिर उसके बाद सेकेंड में 1961 से 1981 तक चला। फिर थर्ड 1981 से 2001 तक चला। फिर उसके बाद रोड डेंसिटी का बात करते हैं। मतलब फर्स्ट 20 ईयर में कितना था, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर, मतलब बॉम्बे रोड प्लान में 32 किलोमीटर होना चाहिए। उसी तरह थर्ड 20 ईयर रोड प्लान में अगर 100 किलोमीटर एरिया मान लिया जाए तो उसमें 80 किलोमीटर आपका केवल रोड होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं रोड पैटर्न के बारे में। तो इसमें रोड पैटर्न बात किया गया स्टार एंड ग्रिड, और इसमें कोई बात नहीं किया गया रेडियल स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, मतलब फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान में। फिर एक्सप्रेस हाईवे, कितना एक्सप्रेस हाईवे जोड़ा गया, मतलब एडिशनल। पहले में तो कोई नहीं जोड़ा गया फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान में, लेकिन सेकेंड में आपका 1600 किलोमीटर और थर्ड में 2000 किलोमीटर। उसी तरह अगर बात करें टोटल रोड लेंथ टारगेटेड, मतलब कितना रोड लेंथ बनाना था, मतलब हर एक जगह बनाना था, तो 5.29 लाख किलोमीटर। उसके बाद इसका आ जाता है 10.5 लाख किलोमीटर सेकेंड का। फिर थर्ड का आ जाता है 27.02 लाख किलोमीटर। फिर उसी तरह बात करें हम कि कौन कौन सा रोड उसमें यूज हुआ था। फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान में 5 टाइप का रोड थे। एक नेशनल हाईवे था, सेकेंड हो गया स्टेट हाईवे, थर्ड आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फोर्थ हो गया अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, एंड फिफ्थ हो गया विलेज रोड। उसी तरह सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान में आपको सेम एज फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, और थर्ड 20 ईयर रोड प्लान में थोड़ा सा ये अलग हो गया। तो उसको बात करते हैं। तो उसमें प्राइमरी था, प्राइमरी में आता है नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेस हाईवे। फिर सेकेंडरी में आता है स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। फिर थर्ड नंबर पे रूरल रोड, यानी कि उसमें आता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है क्या कि कौन कौन सा किस रोड पैटर्न को यूज करके हम लोग नागपुर रोड प्लान बनाए। तो आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे, रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, जो कि डी एन ऑप्शन है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। बाकी कोई भी अदर नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। आपका इसका आंसर हो गया डी, हो गया आंसर। तो चलिए अब इसका थोड़ा सा पिक्चोरियल फॉर्म देख लेते हैं रोड पैटर्न का। इसमें रेडियल स्टार्ट देखिए इस टाइप से होता है, जिसमें कि सेंट्रल बुलटअप एरिया हो जाता है, एक सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ रेडियल रोड होते हैं। तो उसी तरह रेक्टेंगुलर ब्रॉड पैटर्न हो गया, आपका बुलटअप एरिया हो गया, इसमें रेडियल स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न में। फिर रेडियल स्टार गेट, जो कि नागपुर रोड प्लान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नागपुर रोड प्लान, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2, नागपुर रोड प्लान फार्मूला टेकन इनटू अकाउंट द टाउन विथ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। चलिए ये वाला ऑप्शन हम लोग अभी पढ़े हैं, उसके बेसिस पे देख सकते हैं। तो ये पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। फिर नागपुर रोड प्लान है टारगेटेड रोड लेंथ 30 किलोमीटर पर स्क्वायर, जो कि ये भी गलत है। ये सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान में था ऐसा। फिर उसके बाद सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान हैज प्रोवाइडेड 16 किलोमीटर ऑफ इसके एक्सप्रेस हाईवे आउट ऑफ प्रपोज नेशनल हाईवे, तो जो कि यही सही है। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका सी। अब फोर्थ भी देख लेते हैं कि सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान अलाउड रिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक इन द एरिया वाइल कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द रोड। तो ऐसा कोई बात उसमें नहीं किया गया था। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो कि आपका बॉम्बे रोड प्लान था 1600 किलोमीटर था, आज जो कि एक्सप्रेस हाईवे ऐड किया गया, इसमें 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर, वहाँ पे 32 दिया हुआ था, जो कि सेकंड ये ऑप्शन गलत है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेजेज ऑफ सर्वे इन अ हाईवे अलाइनमेंट इज, मतलब जो भी सर्वे होता है, चलिए पहले देख लेते हैं क्या होता है ये। इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट, तो इसमें होता है कि कोई भी अलाइनमेंट फाइनलाइज किया जाता है उसके पहले सर्वे किया जाता है। तो जो ये सीक्वेंस में दिया हुआ है, इसी सीक्वेंस में हम लोग सर्वे पहले मैप सर्वे करते हैं, जो कि इसमें चेक करते हैं
कि वेरियस अलाइनमेंट आर ड्रॉ ऑन द मैप पासिंग मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड मिनिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एरिया। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि वेरियस अलाइनमेंट आर ड्रॉ ऑन द मैप पासिंग मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब आपको ऑब्स्ट्रक्शन कम मिले और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। मान लेते हैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो एक आपका ये एरिया हो गया, अगर आप एक एरिया लेते हैं, चलिए यहीं पे ले लेते हैं, एक एरिया हो गया, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, अब बीच में कोई पेड़ और आ गया तो फिर एक यहाँ, फिर बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है यहाँ पे, और वही अगर सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे बहुत लेस नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम लोग देखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ, जैसे यहाँ से यहाँ रोड जा रहा है तो यहाँ देखेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन भी कम है यहाँ इस लाइन में और एरिया का यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। अब यहाँ पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि बीच में पेड़ आ रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन है तो स्ट्रेट तो ले नहीं जा सकते, तो फिर आप देखिएगा यहाँ से घुमा के फिर यहाँ से जाना पड़ेगा, या कोई मंदिर पड़ा गया तो वही सारा बहुत सारा इशू होता है। तो इस मैप सर्वे में हम यही चेक करते हैं जो कि हमारा जो मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन मिले और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एरिया हो। चलिए अब सेकेंड रिकॉग्निशन सर्वे देख लेते हैं एक बार। तो रिकॉग्निशन सर्विस में आप करते हैं कि जो आप मैप पे स्टडी किए रहते हैं आप उसको साइट पे जाके मैच करते हैं कि ये सब प्रॉपर्टी हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा तो उसमें सुधार करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग आगे का प्लान करें। फिर उसमें थर्ड आता है प्रिलिमिनरी सर्वे। तो इसमें हम लोग चेन सर्वे, लेबलिंग वर्क करते हैं, प्लेन टेबल सर्वे करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम और मटेरियल का लोकेशन, मतलब कहाँ से मटेरियल लिया जाए उसका लोकेशन को डिफाइन करते हैं। फिर आपका थर्ड आता है डिटेल, इसमें आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग करते हैं, मतलब कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, मटेरियल एस्टिमेशन करते हैं, प्लानिंग डिजाइनिंग करते हैं। तो ये तो हो गया, मतलब आपका वही सर्वे हो गया। अब इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट के बारे में जानते हैं। अलाइनमेंट क्या होता है? द पोजीशन ऑफ लेआउट ऑफ सेंट्रल लाइन, मतलब कोई सेंट्रल लाइन हो गया ऑफ हाईवे ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड द अलाइनमेंट। द पोजीशन और लेआउट ऑफ सेंट्रल लाइन ऑफ हाईवे ऑन द ग्राउंड इसको अलाइनमेंट। दो टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। चलिए इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हाईवे का जो अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि आप केवल डायरेक्शन, ये आपका पोजीशन ऑफ सेंट्रल लाइन, तो ये सेंट्रल लाइन हो गया हाईवे का। तो सेंट्रल लाइन आप देख रहे हैं कि उस सेंट्रल लाइन से आपका अलाइनमेंट खाली डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, यहाँ पे ग्रेडियंट में चेंज नहीं हो रहा है। वही आप देखेंगे तो यहाँ एक हाइट पे आपका ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, कि वर्टिकल अलाइनमेंट में एक ग्रेडियंट के साथ हाइट चेंज होता है। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और ये हो गया वर्टिकल। तो अब चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में ये था कि सीक्वेंस बताना था। तो जो हमने सीक्वेंस 1 2 3 4 मैप सर्वे आता है, फिर रिकरेंस आता है, फिर प्रिलिमिनरी सर्वे आता है, फिर डिटेल सर्वे आता है। तो उस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द शेप ऑफ कैम्बर बेस्ट सूटेड फॉर सीमेंट कंक्रीट पेमेंट इज, मतलब कौन सा शेप का कैम्बर आपका सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के लिए सही होता है। तो चलिए पहले कैम्बर के बारे में जानते हैं। आप लोग देखते होंगे रोड में एकदम थोड़ा सा स्लोप होता है, उसमें बहुत माइनर सा स्लोप होता है जो कि ड्रेनेज के लिए होता है, जो कि बारिश का पानी हो और अपने वेट के, अपने सेल्फ वेट के कारण वो साइड में ड्रेन ऑफ हो जाए। तो चलिए क्रॉस स्लोप और कैम्बर इज ए स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन ट्रांसफर डायरेक्शन सो एज टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रोड सरफेस, जो कि हमने बताया आपको। अब इसमें शेप के बेसिस पे एक होता है आपका स्ट्रेट कैम्बर, जो कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखेगा आपको। यहाँ पे इसको क्राउन बोलते हैं, क्राउन ऑफ कैम्बर, इसका बीच वाला का। उसका हाइट होता है आपको W/2N, जो कि W होता है विथ ऑफ द रोड होता है, और जो कि 2N होता है वो फार्मूले का होता है। N को ऐसे दे 1 in N, मतलब 1 वर्टिकल N हॉरिजॉन्टल, जैसे कि आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे एक लाइन हो गया, ये हो गया, ये हो, तो इसमें क्या होगा, ये 1 वर्टिकल हो गया और नीचे N हॉरिजॉन्टल हो गया। तो इसको tan थीटा से भी डिनोट करते हैं हम लोग, जो कि आगे जब हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे हम लोग। चलिए तो अब इसमें स्ट्रेट लाइन कैम्बर जनरली प्रेजेंट इन केस ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। अब आपको आता है पैराबोलिक और इलिप्टिकल कैम्बर, जो कि पैराबोला के समय जो भी ये व्यू दिखाई देता है साइड व्यू है, जो कि स्टीपर स्लोप है 1 in N हो गया वही।
अब उसके बाद यहाँ वाई जो यहाँ पे जो हाइट निकालते हैं वो इक्वेशन के फॉर्म में होता है पैराबोला का 2x² / NW, जो कि सेम उसी तरह निकाल सकते हैं। ये होता है WBM के लिए, वाटर बाउंड मैकेडम के लिए, फिर फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए होता है। फिर आप थर्ड में आते हैं कंबाइन एंड स्टेट, मतलब दोनों मिला के जो होता है, जो कि मोस्टली हर एक रोड में यूज होता है। तो आप आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो यहाँ था क्वेश्चन की शेप ऑफ कैम्बर बेस्ट सूटेड फॉर सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। आप देख सकते हैं, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो कि है फॉर वाटर बाउंड मैकेडम रोड इज लोकेलिटीज ऑफ हैवी रेनफॉल द रिकमेंडेशन वैल्यू ऑफ कैम्बर इज, मतलब कितना सा, मतलब कैम्बर क्या होता है, क्रॉस स्लोप होता है, तो कितना स्लोप प्रोवाइड करेंगे हम लोग। तो पहले चलिए देखते हैं डिफरेंट केस में। तो ये डिफरेंट केस आ गया रोड सरफेस के लिए। तो सीमेंट कंक्रीट, फिर हाई बिटुमिन सरफेस के लिए इसको देते हैं, फिर थिन बिटुमिन सरफेस, फिर वाटर बाउंड मैकेडम, फिर आते हैं। तो ऊपर से नीचे ये मटेरियल का क्वालिटी कम होते जा रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हैवी रेनफॉल एक होता है, एक लाइट रेनफॉल। तो जहाँ हैवी रेनफॉल होगा वहाँ पानी ज़्यादा होगा, तो उसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा हमको स्लोप देना पड़ेगा। और जहाँ लाइट रेनफॉल होगा वहाँ पे कम स्लोप देना पड़ेगा। ठीक है। ये वाला जो है, आप जैसे जैसे जाइएगा मटेरियल की क्वालिटी कम होगा तो थोड़ा सा उसका सरफेस का प्रॉपर्टी भी चेंज होगा, तो उससे आपको स्लोप भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में सबसे कम स्लोप देते हैं, हैवी में 2% देते हैं, लाइट में 1.7%। फिर उसी तरह थिन बिटुमिन सरफेस में 1/40 देते हैं। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जैसे कि 1 / 50 × 100। इसको थोड़ा सा हम इसको इधर करते हैं, ये थोड़ा स्पेस कम मिल रहा है। 1 हो गया यहाँ पे, / 50 × 100। एक मिनट, / 50 × 100। तो यहाँ से आपका 2% आ जाएगा। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1.7% आ जाएगा। उसके बाद थिन बिटुमिन के लिए 2.5%, 2%, चाहे 1/40 बोल दीजिए, 1/50 बोल दीजिए। वाटर बाउंड मैकेडम के या ग्रेवल पेमेंट के लिए 3% या 2.5% लाइट रेनफॉल में। उसी तरह अर्थन के लिए 1/25%, 1/25 या 4%। उसी तरह 1/33 या 3% हो गया आपका अर्थन के लिए। अब देख सकते हैं यहाँ जैसे जैसे नीचे, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 50 जो कि आपका नीचे वाला जो नीचे वाला पोर्शन है आपका, वो यहाँ क्या है, ज़्यादा है, तो वैल्यू ऊपर में क्या आएगा, कम आएगा। उसी तरह आप यहाँ देखिएगा कि नीचे वाला जो है आपका डिनोमिनेटर आपका 40 है, तो वहाँ भी वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो मतलब अगर किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, अगर नीचे में वैल्यू कम आ गया तो ऊपर वाला ज़्यादा आएगा, अगर किसी के कंपेयर में बात करें तो। उसी तरह देख सकते हैं कि जैसे जैसे मटेरियल का क्वालिटी कम होते जाएगा, उसके लिए हमको ज़्यादा स्लोप देना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछ रहा है कि वाटर बाउंड मैकेडम और हैवी रेनफॉल। तो उसमें देखेंगे वाटर बाउंड मैकेडम थर्ड में, हैवी रेनफॉल 1/33। तो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन क्या मिल रहा है, 1/36 मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन बी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड अपॉन, अब किस किस चीज़ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड, पहले हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जब भी आप लोग रोड पे व्हीकल चलाते हैं तो आप देखते हैं कि सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन या व्हीकल आपको मूविंग हो या स्टॉप ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो आप लोग देखते हैं, फिर सोचते हैं, तो आपका रिएक्शन टाइम होता है। और तो उसके बाद गाड़ी को आप लोग रोकते हैं जो सामने ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो जो जितना डिस्टेंस आपको तय करना पड़ता है सामने वाले ऑब्स्ट्रक्शन को देखकर, उतना मतलब कोई कोलिजन ना हो सके, मतलब बिना एक्सीडेंट के आप वहाँ तक अपने व्हीकल को रोक लेते हैं, जो डिस्टेंस आप तय करते हैं उस ऑब्स्ट्रक्शन तक, बिना कोई कोलिजन के या बिना कोई एक्सीडेंट के, तो उसी को साइड डिस्टेंस कहते हैं। तो चलिए डिफिनेशन देते हैं। साइड डिस्टेंस अवेलेबल फॉर द पॉइंट इज द एक्चुअल डिस्टेंस along द रोड surface of which a driver from the specified height above a carriageway has a visibility of stationary और movement। कैरेज वे उसी रोड को बोलते हैं जो पेमेंट होता है, उसी को बोलते हैं कैरेज वे।
तो चलिए अब इसको अदर वर्ड में एकदम सिंपल फॉर्म दे, साइड डिस्टेंस द लेंथ रोड विजिबल अहेड टू द ड्राइवर एट एनी इंस्टेंट, मतलब जो ड्राइवर को सामने ऑब्स्ट्रक्शन को देख के विजिबल होता है, अब बिना एक्सीडेंट के आप रोक सकते हैं गाड़ी, उसी को बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है स्टॉपिंग साइड। ये साइड डिस्टेंस था और ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मतलब साइड डिस्टेंस दो टाइप का होता है, एक होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और दूसरा होता है ओवरटेकिंग, जिसमें आप लोग ओवरटेक करते हैं अपने व्हीकल, देखते हैं कि सामने से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है और उसके बाद जो डिस्टेंस तय करते हैं, पूरा ओवरटेकिंग में जो टाइम लगता है या डिस्टेंस तय करते हैं उसको ओवरटेकिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मतलब सामने आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और आप गाड़ी अपने आप गाड़ी को रोक रहे हैं बिना कोई एक्सीडेंट का, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो चलिए देख लेते हैं इसका फैक्टर। टोटल रिएक्शन टाइम पर डिपेंड करता है, फिर स्पीड ऑफ व्हीकल, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक, फिर ग्रेडियंट ऑफ द रोड और फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बिटवीन रोड एंड। तो टोटल रिएक्शन टाइम आप कितना देर में रिएक्ट कर रहे हैं। अगर अचानक से कोई आ गया, अचानक से रिएक्ट किए तो आप एक्सीडेंट से बच गए, अगर नहीं कंट्रोल कर पाए ब्रेक पर तो एक्सीडेंट हो जाता है। उसी तरह स्पीड ऑफ व्हीकल, मतलब जितना ज़्यादा स्पीड होगा, आप स्लो चलाएंगे तो आप थोड़ा सा एक्सीडेंट को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर फास्ट रहिएगा तो वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसीलिए उस पर भी डिपेंड करता है स्टॉपिंग साइड डिजाइन। फिर एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक, मतलब आपका ब्रेक कैसा है, मतलब एक बार लगाने के बाद स्कीड नहीं करता है, वहीं पे रुक जाता है, तो वही एफिशिएंसी पे भी डिपेंड। फिर ग्रेडियंट मतलब किसने हाइट पे है, ज़्यादा ऊपर पे और नीचे, अगर ग्रेडियंट की बात करेंगे हम लोग तो उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस, मतलब कितना फ्रिक्शन है रोड और टायर के बीच में, अगर ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो भी वही गाड़ी को रोक पाएगा, अगर लेस फ्रिक्शन होगा तो गाड़ी फिसल के स्कीड कर सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। तो इट इज़ द मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन द हाईवे एट एनी स्पॉट ऑफ द सफिशिएंट लेंथ सो एज टू स्टॉप ए व्हीकल ट्रेवल एट ए डिस्टेंस स्पीड्स सेफली विदाउट कोलिजन विथ एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन, बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन के। देखिए यहाँ पे जो हम पहले बताएं वही है, और ये दो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एक लैग डिस्टेंस और एक ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस वो होता है जितना देर में आप सोचते हैं सामने आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखे, फिर आप सोचे और उस सोचने के दौरान उसके बाद थोड़ा देर के बाद आप ब्रेक लगाते हैं। सोचने के दौरान जितना स्पीड आप ट्रेवल किए उसको लैग बोलते हैं, और उसके बाद आप ब्रेक जो लगाएं, ब्रेक लगाने के बाद जो डिस्टेंस तय किए, मतलब लैग डिस्टेंस से लेकर, मतलब उसके बाद जो जहाँ तक आपकी गाड़ी रुके, मतलब कोलिजन के पहले, तो उसको बोलते हैं आप ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो यहाँ डिफिनेशन में भी देख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग टोटल रिएक्शन टाइम और द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक टू डेड स्टॉप पोजीशन। तो उसके बाद SSD क्या होता है, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, मतलब दोनों को मिला। तो लैग डिस्टेंस तो सिंपल वेलोसिटी डिस्टेंस इसका क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में तो v इंटू टी, और यहाँ टी रिएक्शन टाइम होता है जो कि सेकंड में, जो कि IRC इंडियन रोड कांग्रेस प्रोवाइड करता है, जो कि 2.5 सेकंड। अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर सेकंड में लेते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 0.278 v इंटू टी आता है। उसी तरह ब्रेकिंग डिस्टेंस जो कि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालते हैं, S इक्वल टू U2 प्लस हाफ एस टी स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू 2gf, जो कि यहाँ v मीटर पर सेकंड में होगा। अगर आप वही किलोमीटर में पुट करना चाहते हैं तो v स्क्वायर अपॉन 254f यहाँ दिया हुआ है। अब देख सकते हैं किलोमीटर के लिए, यह मीटर पर सेकंड के लिए, दोनों मिला के SSD, और यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड में होगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन पे, किस किस चीज़ पे आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आपने देखा तीनों पे, टोटल रिएक्शन टाइम भी था वहाँ, टोटल रिएक्शन टाइम भी है, फिर आपका स्पीड भी है, एफिशिएंसी भी है, ग्रेडियंट भी है। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। फिर चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When the part travel along the road surface, मतलब पार्ट ट्रेवल along रोड सरफेस करने का मतलब ये कौन सा मतलब हम लोग ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं, मतलब एक लेंथ के डायरेक्शन में। फिर इज मोर देन द सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट, मतलब ट्रांसलेशन मोशन आपका ज़्यादा है रोटेशनल मोशन। सर्कमफ्रेंशियल मतलब क्या, रोटेशन मोशन से मूवमेंट ऑफ द व्हील ड्यू टू द रोटेशन देन इट्स रिजल्ट इन, मतलब क्या होगा, स्लिपिंग होगा, स्केडिंग होगा, टर्निंग होगा, रिवॉल्विंग होगा। देन द क्या बोल रहा है कि पार्ट ट्रेवल अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हील ड्यू टू द रोटेशन। तो चलिए इसको पहले थोड़ा स्कीड और स्लिपिंग समझते हैं। स्कीड और ड्यूरिंग ब्रेक के समय लगता है, स्कीड कभी देखते हैं आप, जब ब्रेक लगाते हैं अचानक आप फिसल के कभी कभी गिर भी जाते हैं। तो स्कीड में क्या होता है, जब ब्रेक लगाइएगा तो आप थोड़ा दूर पे जाके अगर
आप टॉपल कर गए मतलब स्कीड कर गए तो थोड़ा देर दूर पे जाके और वहाँ पे रोड पे निशान भी बन जाता है, आप देखते होंगे टायर का। उसी तरह अगर स्लिप का बात करें तो ये एक्सेलेरेशन के टाइम लगता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर लगा रहे हैं। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल के मतलब फिगर समझ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे व्हीकल, आप जब भी टर्निंग पे आप मोड़ते हैं गाड़ी को तो क्या होता है, वहाँ स्कीड करता है। और उसी तरह अगर स्लीपिंग आप जब भी देखते होंगे खेत उत में, जो भी फील्ड है वहाँ पे अगर धान का बुआई हो रहा है या रुपाई हो रहा है बीटल पैड, तो उसमें देखते होंगे जो भी वहाँ ट्रैक्टर यूज हो रहा है अगर वो फंस गया वहाँ पे, तो जब ये एक्सेलरेट करता है तो वहाँ पे आपका जो व्हील है पहिया रोटेट करने लगता है एक ही जगह पे, तो उसको आप क्या बोलते हैं, स्लीपिंग बोलते हैं। मतलब एक ही जगह वो स्लीप कर रहा है। चाहे अब भी जब भी आप एक्सेलेटर लेते हैं अब और अचानक से क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी क्या होता है, स्किड होके थोड़ा देर उसके बाद आगे बढ़ता है। स्किड बोले मतलब स्लिप होके थोड़ा देर, मतलब एक ही जगह स्लिप होके उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ता है। तो आप इस एग्जांपल्स से समझ सकते हैं उस। चलिए अब आते हैं ऊपर, देखते हैं अब स्किड में क्या होता है कि आपका क्या आप ब्रेक लगा रहे हैं, ट्रांसलेशन मोशन, मतलब थोड़ा दूर पे आपका जाके गाड़ी रुक रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है गाड़ी, तो वहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रोटेशन मोशन। तो ये क्या होगा, अगर प्रियोर स्कीड का बात करें मतलब ट्रांसलेशन भी मतलब केवल ट्रांसलेशन हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा आपका ट्रांसलेशन मोशन क्या होगा, जीरो नहीं होगा, लेकिन रोटेशन जीरो हो जाएगा प्योर स्पीड में। अगर स्लिप का बात करें तो आपका गाड़ी के पहिया एक ही जगह व्हील रोटेट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, रोटेशन मोशन ज़्यादा होगा और ट्रांसलेशन मोशन कम होगा। अगर केवल प्योर स्लिप का बात करें तो वहाँ पे रोटेशन मोशन जीरो नहीं होगा, ट्रांसलेशन मोशन जीरो होगा। ठीक है। अगर वन रोटेशन आपका क्या होता है, सर्किल का जो पेरीमीटर होता है 2πr होता है, या परिधि जो बोलते हैं हम लोग, परिमाप 2πr होता है। तो वन रोटेशन इजकल टू 2πr ट्रांसलेशन, अगर यूनिफॉर्म कंडीशन मानते हैं रोटेशन ट्रांसलेशन को लेकर, तो अगर आप यहीं पे समझ सकते हैं ये क्या बोल रहा है कि आपका बोल रहा है कि अगर हम लोग क्या बोले कि रोटेशन आपका ज़्यादा है, सॉरी ट्रांसलेशन मोशन ज़्यादा है और रोटेशन मोशन कम है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका गाड़ी क्या हो करेगा, स्कीड करेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये है, आप देख सकते हैं रोटेशन ज़्यादा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस व्हेन द पेमेंट सरफेस इज रफ हो गया, ड्राई हो गया, स्मूथ हो गया और स्मूथ वेट। आप अगर सिंपल सा सोच भी सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर जनरल टर्म में देखें तो क्या बोल रहे हैं, जब भी हम लोग रोड पे चलते हैं या किसी चलते हैं तो बिना फ्रिक्शन के आप चल ही नहीं सकते। अगर स्मूथ सरफेस है तो वहाँ फिसल के गिर जाएगा, तो वहाँ से रिलेट करके देख सकते हैं। तो बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस व्हेन द पेमेंट सरफेस इज, आपका सरफेस अगर फ्रिक्शन सरफेस पे हो ही ना तो आप चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पैर और जो भी रोड है उसके बीच फ्रिक्शन लगता है तभी हम लोग चलते हैं, यानी फ्रिक्शन होता है वहाँ पे तो भी चल पाते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि पेमेंट सरफेस में लेस कब होगा, फ्रिक्शन कम होने का मतलब क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, यानी कि आराम से हम फिसल जा रहे हैं उस पर। रोड पे इसलिए चलते हैं कि वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, मतलब एज कम्पेयर टू स्मूथ सरफेस, इसीलिए हम लोग चल सकते हैं। तो यहाँ लेस सरफेस लेस फ्रिक्शन का बात कर रहा है, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, स्मूथ और वेट होगा, मतलब गीला हुआ देखते हैं आप गाड़ी भी वेट सरफेस पे थोड़ा अगर टायर अगर ज़्यादा पुराना हो गया हो तो वो फिसल जाता है। तो यानी कि लेस फ्रिक्शन कहाँ होता है, रोड और जो टायर के बीच है कंटेक्ट पूरा प्रॉपर नहीं बैठता है, मतलब पूरा कंटेक्ट प्रॉपर नहीं बनता है, इसीलिए वहाँ पे स्लिप कर जाता है, जो रेनी सीजन में हो जाए, वेट सरफेस हो, भीगा हुआ सरफेस हो। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। द शोल्डर प्रोवाइडेड along द रोड एज शुड बी रफर देन द ट्रैफिक लेन, स्मूथर देन द ट्रैफिक लेन और सेम कलर एज दैट ऑफ पेमेंट और वेरी लो लोड बियरिंग कैपेसिटी। तो इस क्वेश्चन में मतलब शोल्डर जो होता है, पहले शोल्डर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो शोल्डर होता है क्या होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कभी भी आप रोड पे जाते हैं या गाड़ी उड़ी चलाते हैं तो आपका गाड़ी अचानक से हाईवे पे अगर ख़राब हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो क्या करते हैं आप लोग, साइड में गाड़ी करके खड़ा करके, या देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं, साइड में गाड़ी खड़ा करके आप लोग
सही करते हैं यहाँ पे। तो साइड में गाड़ी खड़ा करके जो सही करते हैं तो उतना देखते हैं आपके रोड में थोड़ा सा स्पेस छूटा रहता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक स्पेस छूटा हुआ है। यहाँ पे ये मेन रोड है, तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि ये शोल्डर छोड़ा हुआ है। तो जो यही लेंथ छोड़ते हैं ना, जो इतना पोर्शन प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम लोग शोल्डर बोलते हैं। तो एक बार डिफिनेशन देखते हैं। एक्स्ट्रा विथ प्रोवाइड एडजेसेंट टू द एज ऑफ द पेमेंट, जो कि एडजेसेंट में ही प्रोवाइड करते हैं, उसके बगल में ही। फॉर इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड शोल्डर। एज पर IRC मिनिमम विथ ऑफ शोल्डर रिक्वायर्ड इज 2.5, जो कि IRC का रिकमेंडेशन इंडियन रोड कांग्रेस का 2.5 मीटर होना चाहिए जो शोल्डर विथ है। तो अब देख लीजिए कि इस पर तो केवल हमको गाड़ी ही खड़ा करना है, तो जो जैसा रोड का मटेरियल है वैसा ही यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ केवल गाड़ी तो चलाना नहीं है, इस पर हमको केवल रोड का मतलब गाड़ी का रिपेयर ही करना है, तो साइड में खड़ा करके वहाँ रिपेयर कर देते। तो जो मेन रोड का मटेरियल होगा एज कम्पेयर टू शोल्डर में क्या करेंगे, हम लोग कम मटेरियल देंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें बोल रहा है कि द शोल्डर प्रोवाइडेड अलॉन्ग द रोड एज शुड बी, मतलब रफर देन द ट्रैफिक लाइन। तो यही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, क्योंकि हम लोग जितना सारा मटेरियल हम लोग कम लगाएंगे तो थोड़ा सा हमको क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि उस पर तो गाड़ी चलाना नहीं है शोल्डर पे। अब ये बोल रहा है स्मूथर देन ट्रैफिक लाइन, तो स्मूथर देन होता ही नहीं है। फिर ऑफ द सेम कलर एज डॉट ऑफ पेमेंट, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर ऑफ वेरी लो लोड बेयरिंग कैपेसिटी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 10th नंबर क्वेश्चन है। कैम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड फॉर, जो कि हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए हैं, इफेक्टिव ड्रेनेज, जो कि इसका ऑप्शन आप एक बार और देख सकते हैं। चलिए यहाँ से देख लीजिए कैम्बर का जो क्वेश्चन था आपका, कहाँ था, देखिए यहाँ पे क्रॉस स्लोप और कैम्बर इज प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन द ट्रांसफर डाइव टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर। ड्रेन ऑफ मतलब क्या है, वही बात हुआ, ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज यूज कर दिया है। इफेक्टिव ड्रेनेज उसका मतलब वही हो गया, मतलब ड्रेन ऑफ करने का। चलिए दोस्तों, थैंक यू। फिर चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।